ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की श्रोताओं के पत्रों पर आधारित 19वीं कड़ी। बदलती फिजा में खुद को बदले, असर देखने को घर से निकले, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। नमस्कार। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की इस इंटरएक्टिव 19वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारे सारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने धारावाहिकों में कुछ अंतराल के बाद एक परिचर्चा विषय रखते हैं और उसमें जो श्रोताओं के पत्र आते हैं उन पत्रों में से कुछ को हम शामिल करते हैं। लेकिन इस कड़ी का असली उद्देश्य होता है कि जो वास्तविक विशेषज्ञ हैं विषय से संबंधित, उनको आमंत्रित करके उनके द्वारा लोगों तक जानकारी पहुंचाना। इस बार बीके त्यागी जी के अलावा हमारे साथ दो और महत्वपूर्ण विशेषज्ञ हैं। एक हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सतपति जी। आप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैज्ञानिक रहे हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं और उसमें भी आप क्लाइमेट चेंज डिवीज़न में जुड़े रहे हैं। उसके बाद आप यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ भी जुड़े रहे हैं और वर्तमान में ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के साथ भी हैं। इनका एक देश विदेश का बहुत लंबा अनुभव रहा है। बहुत सारे जो जलवायु परिवर्तन पे कॉन्फ्रेंस हुए हैं उनके बारे में ये जानकारी देंगे, वर्तमान स्थिति के बारे में, नीतियों के बारे में। हमारे साथ दूसरे महत्वपूर्ण विशेषज्ञ हैं डॉक्टर भारत भूषण जी। ये विज्ञान प्रसार में वैज्ञानिक हैं और जो विज्ञान को जन जन तक पहुँचाने का जो भारत सरकार का उद्देश्य है वो विज्ञान प्रसार संस्था ने लिया है और ये लोग उसको प्रचार प्रसार में आगे रहे हैं और सफल हो रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी जी को परिचय देने की जरूरत नहीं है। ये इस धारावाहिक के कर्ता धर्ता हैं, समन्वयक हैं। पूरी धारावाहिक की संरचना जो है, कंसेप्ट जो है वो इन्हीं का है और आकाशवाणी के साथ मिलके जो धारावाहिक है इसके द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी विशेषज्ञों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। त्यागी जी, सबसे पहले हम आपको ही कहना चाहेंगे, क्योंकि ये धारावाहिक आपका रहा है, आपकी सारी संरचना रही है, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपने कई राज्यों में जाके वर्कशॉप भी किया है। आप इस धारावाहिक, इसके विषय, इसके उद्देश्य और जो अब मध्य में हमारा चल रहा है 19वां कड़ी है, उसके बारे में बताएं। धन्यवाद झा साहब परिचय के लिए। और मैं अपने श्रोताओं को पहले ये कहना चाहूँगा कि आप सबको हमारा ये धारावाहिक बहुत पसंद आ रहा है और जितने भी पत्र, ईमेल या फ़ोन कॉल या SMS जो हमें मिले हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि हमारा जो प्रयास है वो सही दिशा में जा रहा है। और जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जो एक जलवायु परिवर्तन है आज एक सच्चाई के रूप में हमारे सामने आ रहा है और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हमें मिले हैं और जिसके द्वारा ये सिद्ध हो गया है कि ये आज एक सच्चाई है और इसके साथ हमें जीना पड़ेगा और इसके साथ जो भी हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में जो बदलाव लाने पड़ेंगे वो हमें समझ में आने चाहिए और उनको अपनाने का जो तरीके हैं या जो भी रास्ते हमारे पास कहीं उपलब्ध हैं उन पर हमें चलना शुरू करना पड़ेगा। तो इस धारावाहिक का उद्देश्य यही था कि क्योंकि भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए जो भी चाहे पॉलिसी लेवल पे है, चाहे जो मिशंस हैं वो जो बनाए हैं या उस पॉलिसी की और जो मिशन जो 8 बने हैं इस समस्या से निपटने के लिए, उनमें अगर हमारे आम लोगों की भागीदारी नहीं होगी तो उनके जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी और जो जलवायु परिवर्तन और कहें कि गर्माती धरती का जो प्रभाव है वो हम पे भारी पड़ेगा और बहुत सारी जो कठिनाइयां हैं उनसे रूबरू होना पड़ेगा। तो मैं पहला सवाल डॉक्टर सतपति जी से ही पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक, क्योंकि आपका एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है, विभिन्न सरकारी संस्थाओं में भी आपने काम किया है और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं,
तो अभी तक का अगर हम लेखा जोखा लें, क्योंकि आज बात भारत के अकेले करने से नहीं होगी, ये एक पूरा मानव जाति के लिए कहें कि एक सवाल है अपने अस्तित्व का। तो अगर हम एक इसको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और कहें कि राज्य स्तर पर अगर देखें, तो आज हमारी स्थिति इस समस्या से निपटने की क्या है? धन्यवाद त्यागी साहब। ये सवाल हमेशा मेरा मन में उठ रहा है और सभी विज्ञ व्यक्ति के मन में ही उठ रहा है। और जहाँ तक विश्व का नियंत्रण जलवायु परिवर्तन का ऊपर प्रारंभ हुआ वो 1988 से। 1988 मसीहा में जब पहली बार साइंटिस्टों को ये बोला गया कि आपको साइंटिफिक एविडेंस देना पड़ेगा हाउ क्लाइमेट इज चेंजिंग, उसी टाइम ये भी क्लैरिफाई किया गया था कि क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ नेचुरल इवेंट्स, क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंस। उसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक संस्था बनाया गया। ये संस्था यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलके किए हैं। और इनका पहला रिपोर्ट 1990 में आया था। 1990 में ये पहली बार बोले मानव का प्रभाव भी क्लाइमेट चेंज का ऊपर रहा है। और उसके बाद आईपीसीसी अपना 5 रिपोर्ट बना चुका है और धीरे धीरे वो ये प्रमाण कर रहा है ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो एंथ्रोपोजेनिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जो प्राकृतिक कारण हैं वो तो है ही हैं, उसके सिवा हमने यानी मानव जाति ने इस धरती पर अपनी कारगुजारियों से ऐसा माहौल बना दिया है और ऐसे बहुत सारे कारक हैं या कारण हैं जिनकी वजह से धरती का जो तापक्रम है वो बढ़ता जा रहा है, यानी धरती को बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है जी। एक्चुअली हम और पुराना जमाना को जाएंगे, पैलेंटोलॉजी का हिसाब से जाएंगे तो अभी धरती जो हमारा 6 एक्सटिंक्शन पीरियड में जा रहा है। बिल्कुल 5 खत्म हो चुका है, जो कि 5 बिलियन ईयर्स पहले ये धरती था। हाँ हाँ। और ये जो चेंज, जो परिवर्तन एक डायनामिक प्रोसेस है, वो प्राकृतिक रूप से हाँ, है उसमें और अभी में फर्क यही है कि वो एक बहुत ही कहें धीमी प्रक्रिया है जिसमें हजारों करोड़ों साल लगते हैं। लेकिन अभी तो बात ये हो रही है कि पिछले कुछ 150 साल में ही हमने इस माहौल को ऐसा कर दिया है कि जिसमें कि इसीलिए कहा जा रहा है कि जो मानव हस्तक्षेप है उसकी वजह से ये जो एकदम से ज़्यादा धरती का टेम्परेचर बढ़ा है। तो उसमें और इसमें क्या फ़ायदा होगा? एक तो नेचुरल एक्सटिंक्शन की आपने बात करी, जो मैन मेड एक्सटिंक्शन है, इसमें आपको क्या लगता है कि हमें ज़्यादा नुकसान होने वाला है? नहीं, नुकसान का जहाँ तक सवाल है वो वैज्ञानिक तो रिसर्च गवेषणा कर रहे हैं और उनका पब्लिकेशन भी आ रहा है। पब्लिकेशन को लेके जो सिंथेसिस रिपोर्ट बन रहा है हमारा इंटरनेशनल लेवल पे, वो आईपीसीसी कर रहा है। वो 6th रिपोर्ट अभी बनाने जा रहे हैं। मेरा जो कहने का है, जो 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन जो मुद्दा लिया है वो एक्सक्लूसिवली एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित जो परिवर्तन, उसी को ही हम देख रहे हैं। और जो एनालिसिस अभी हम कर रहे हैं, जो असेसमेंट और जो भी वैज्ञानिक कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और नेशनल स्टेज पे भी, वो सारी हम कंसिडर कर रहे हैं ये मानव इन्फ्लुएंस्ड कितना है। और मानव इन्फ्लुएंस में 1750 के बाद हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल एरा से और आज तक जो टेम्परेचर बढ़ा है धरती का वो 0.82 बढ़ा 2014 तक। अभी कुछ वैज्ञानिक बोल रहे हैं इट हैज गॉन अप टू 1 डिग्री। हाँ डॉक्टर सतपथी, मैं आपके पास दोबारा से आता हूँ। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भारत भूषण भी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर भारत भूषण, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि अगर हम देखें कि जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है आज भी, क्योंकि जो भी हमारा जीडीपी का एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से आता है, आपको क्या लगता है कि हमारा कृषि का जो सिनेरियो होगा भारतवर्ष में वो इस प्रभाव को कैसे झेल पाएगा? जैसा कि अभी सतपथी साहब ने भी बताया कि अगर हम पुरानी बातों को ध्यान में रखें, जब पृथ्वी की संरचना हुई और एक सर्टेन टाइम पीरियड तक हमारा मतलब जो ह्यूमन इंटरवेंशन था वो कम था। 150 साल पहले या उससे काफ़ी पहले से जब कृषि की स्थापना हुई, जब कृषि लोगों ने शुरू किया, मैक्सिमम इंटरवेंशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उसी समय से शुरू हो गया। धीरे धीरे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हुआ करता था, उसके बाद एग्रीकल्चर धीरे धीरे इंटेंसिफाइड होता गया। अब क्या होता है कि आप हमें अपनी डिमांड भी पूरी करनी है, तब जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो इंटेंसिव हो गई है, हाई इनपुट एग्रीकल्चर हो गई है, जिसके कारण जो थोड़ी
डिसबैलेंस कह सकते हैं, वो एक स्थापित हो रही है। अब क्लाइमेट चेंज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें और कृषि के संबंध में बात करें, तो हम एक देख रहे हैं कि अब एक पैराग्राम शिफ्ट हो रहा है कृषि की पद्धति और क्लाइमेट चेंज के कोरिलेशन में। अगर देखें, आप देख रहे हैं सर्दियाँ कम हो रही हैं, इससे क्या हो रहा है कि क्रॉपिंग सीजन में किसी क्रॉप के लिए कम हो जा रहा है और किसी क्रॉप के लिए बढ़ जा रहा है। और जैसे सोइंग की बात करें, अगर रबी सीजन में जो हम बुआई करते थे वो धीरे धीरे डिले होता जा रहा है, और उस फसल के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम टेम्परेचर है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हमें यील्ड भी इफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह की गतिविधियां हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को असर के ध्यान में रखते हुए होती है। तो दूसरी बात ये कि ये एक जो पूरा हमारा जो क्रॉप पैटर्न है या जो क्रॉप सीजन है उसमें या तो वो छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, और प्रोडक्टिविटी हमारी जो है उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये, और भारत की जनसंख्या और इतने सारे लोगों को हमें खिलाना भी है, तो इस लेवल पे हमारे पास सरकार की कहीं की क्या पॉलिसी है या क्या स्ट्रैटेजी हम लोगों ने अपनाई है? 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बना। उसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक मिशन है। उसका जो मुख्य लक्ष्य था फूड स्केर्स, टू मीट द फूड स्केर्सिटी। उसी हिसाब से टू मीट द फूड स्केर्सिटी व्हाट आर ऑल अदर ऑनगोइंग मिशंस ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दे वर लाइंड अप, हिस्सा बना बनाया है। जी। और एग्रीकल्चर अकेला ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा जो समस्या आ रहा है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो दो मुख्य प्रभाव है, बरसात का अनियमितता और टेम्परेचर का बढ़ना। टेम्परेचर बढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो परिवर्तन हो जाता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से हमको बरसात मिलता है, जो मानसून इम्पैक्ट बोलते हैं, मानसून का जो पानी मिलता है, और 80% पानी जो है एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, और उससे कुछ पानी जो है ग्राउंड वाटर को जाता है जो कि सॉइल को जीवित बनाता है, जो हम डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल बाय मरुभूमि बोलते हैं, डेजर्ट जो बोलते हैं। डेजर्ट मीन्स लॉस ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल, लॉस ऑफ लाइफ ऑफ द सॉइल को बचाता है। इनसे जो एग्रीकल्चर मिशन बना है, एग्रीकल्चर मिशन और नेशनल वाटर मिशन, ये दोनों को कंबाइंड करके फूड स्केर्सिटी को हाउ टू अवॉइड और कृषक का कैसे ये बढ़ेगा। इसी मामला में जो एग्रीकल्चर मिशन बना हुआ था ये 12th प्लान तक बना था, पर जब न्यू गवर्नमेंट ने आया ऑल मिशन को उन्होंने मॉडिफाई कर दिए टू मीट द टारगेट ऑफ ऑल दीज मिशंस। हाउ फूड स्कैर्सिटी कैसे होगा, मीट कैसे किया जाएगा, फार्मर का इनकम कैसे बढ़ेगा, हर पौधा को कैसे पानी मिलेगा। तो एक गवर्नमेंट का स्कीम 1 ड्रॉप ऑफ वाटर मैनी क्रॉप ग्रेन, व्हाट दिस वेरियस स्कीम्स दे हैव ओरिएंटेड टू मीट द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। बल्कि वो क्लाइमेट चेंज का नाम पूरा नहीं ले रहे हैं, बट क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए ऑल स्कीम्स हैव बीन डेवलप्ड। इसमें एक बड़ा मैं कहूं कि डालना चाहता हूं इसमें, जैसा आपने बताया एडेप्टेशन और मिटिगेशन की बात की, तो एक उदाहरण देकर समझाएंगे कि एडेप्टेशन और मिटिगेशन में फर्क क्या है? क्योंकि हमारा आम जो श्रोता इसके लिए है, देखिए एक स्कीम की बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है कि एक हमारे एक फुल फ्लेज स्कीम भी है क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर पे। वो क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में उसके बारे में ये है कि आप जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहें, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कहें, वेराइटीज कहें, मैनेजमेंट प्रैक्टिस कहें, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कहें, हार्वेस्टिंग के बाद की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कहें, इन सबों को मिला के एक ऐसी प्रैक्टिस बनाया जाए जो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली क्रॉप को एडजस्ट कर सके। तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि हमें नए बीज भी, उस पर भी रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च चल रहा है। अब जैसे कि अब सर ने बोला कि मरुभूमि बढ़ रही है, तो हमें ड्राउट टॉलरेंट राइस की वैरायटी की जरूरत पड़ेगी, सॉल्ट टॉलरेंट राइस की वैरायटी की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, उसके बारे में काफी रिसर्च हो रही है, काफी उसके इनपुट्स भी अवेलेबल है। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजी, ये हुआ मिटिगेशन स्ट्रेटजी जो हुए, क्लाइमेट चेंज को कैसे मिटिगेट करें और उसके अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को या उस क्रॉप को अडेप्ट करें। तो सर मेरे ख्याल से मिटिगेशन और अडेप्टेशन पर आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? मैं एक उससे पहले मैं एक बहुत ही एक कहेंगे एक रोचक, हमारे पास एक पत्र है हमारे एक श्रोता का, वो राम भगत जी हैं जिनकी आयु 58 वर्ष है और वो एक किसान है। तो उन्होंने अपने शब्दों में जलवायु परिवर्तन को परिभाषित करने की कोशिश करी है। एक ये बहुत अच्छा कहूँ कि एक संकेत है कि हमारे कार्यक्रम
और जो बाकी भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि इससे एक कहें कि आम जनता में एक जागरूकता बढ़े, वो उसका एक उदाहरण है ये पत्र। राम भगत जी लिखते हैं कि जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, तो उन्होंने अपना उत्तर लिखा है, स्थानीय भौगोलिक गर्म हवा, तेज लू, हवा की गति, वायु में नमी की कमी की परिस्थिति और धरातल का तापमान आदि कारणों से जलवायु परिवर्तन होता है। कितनी अच्छी समझ के साथ इन्होंने लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं राम भगत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे भी जानकारी में थोड़ी बढ़ोतरी करी है। और डॉक्टर सतपति, जैसे कि अभी बातचीत चल रही थी, तो जो मिटिगेशन यानी कहें कि उस जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना और अडेप्टेशन में और प्रभाव जो हो रहा है उसके साथ अपने आप को ढालना, इसके बारे में आप कुछ बताइए। जो हमारा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसी का परिभाषा में एडेप्टेशन और मिटिगेशन जो बोलते हैं, यहाँ मिटिगेशन समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हाउ टू रिड्यूस। एडेप्टेशन हम बोलते हैं जो एडवर्स इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज को हुआ उसका साथ कैसे एडजस्ट करेगा और आगे बढ़ेगा। एडेप्टेशन से हम वन स्टेप आगे जाते हैं रेजिलिएंट। 2012 में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को बनाया गया टू अंडरटेक रिसर्च, बिकॉज इंडिया का जो भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो हर रीजन में अलग अलग है, इसलिए वो ICAR को ये काम दे दिया गया था टू अंडरटेक रिसर्च। एंड 2017-18 तक उनका जो रिजल्ट मेरा नॉलेज में था, दे हैव प्रिपेयर्ड मैप of all states, all 600 some odd districts, and they have also prepared contingent plan for 110 district. वो contingent plan में उन्होंने दोनों चीज रखा है, how to mitigate मतलब reduce the greenhouse gas emission in agriculture। मैंने जैसे बताया दो गैस मेनली होता है, एक मीथेन धान का कल्टीवेशन में और नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारा यूरिया डालने में। ये दोनों गैस को कैसे कम करेंगे और कैसे उत्पादन बढ़ेगा अंडर डिफरेंट कंडीशंस। एक जिला का बात मैं करूंगा, दिवास मध्य प्रदेश का, उसका कंटीजेंट प्लान मैंने देख रहा था, उन्होंने दे रखा था मान लो कि 15 दिन बारिश डिले हुआ तो किस वैरायटी का सोयाबीन आप लोगे, बिल्कुल 30 दिन हुआ तो किस टाइप का लोगे, 40 दिन होगा तो किस टाइप का लोगे, ज्यादा बारिश होगा तो क्या क्या आप मेजर तरीके अपनाएंगे, बिल्कुल बारिश नहीं हुआ तो क्या करोगे, हार्वेस्ट टाइम का बारिश हो गया तो क्या करोगे। ये सारी चीज जो कंटीजेंट प्लान में क्लाइमेट चेंज और वेदर चेंज दोनों को एड्रेस करने के लिए वो दे रखे थे। हम एक चीज मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा, इंटरनेशनल लेवल पे 5-6 साल पहले जब मैंने नेगोशिएशन में था, वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मैनी कंट्रीज 12-13 कंट्री मिलके एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बनाने के लिए चाहते थे, एक संघ बनाने के लिए। उसमें भारत कभी उसका सपक्ष में नहीं था। आप सवाल पूछेंगे क्यों नहीं है, स्मार्ट एग्रीकल्चर तो होना चाहिए। हमारा ये लक्ष्य था जो एडेप्टेशन, जो हाउ टू एडजस्ट आवर एग्रीकल्चर सिस्टम टू द न्यू सिस्टम। बट भारत सरकार कभी भी ये नहीं चाहता था कि मेरा धान वो कल्टीवेटर को मैं मना कर दूं जो आपका मिथेन हो रहा है आप मत करो। इसलिए हमने एंकरेज किए थे रिसर्च गवेषणा काम बढ़ाओ, मगर ये हम नहीं मानेंगे। इसको थोड़ा एक बड़े लेवल पे अगर हम देखें, एक पत्र है उसके साथ मैं इसको जोड़ना चाहूँगा कि ये पत्र सिद्धार्थ कुमार का है। और सिद्धार्थ जी, आपने ये नहीं लिखा कि आप कहाँ से हैं, तो क्योंकि आपकी मेल में इसका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपका पत्र जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ। इन्होंने सबसे पहले तो विज्ञान प्रसार और ऑल इंडिया रेडियो की टीम को धन्यवाद दिया है कि आपने ये विषय लिया, और कहते हैं कि वैसे तो विज्ञान प्रसार के कार्यक्रमों में यह मुद्दा हमेशा पहली जगह पर रहता है। मैं अपने विचार धारावाहिक के साथ साझा कर रहा हूं और चाहता हूं कि विशेषज्ञ इस पर अपनी राय दें। आप दोनों को, डॉक्टर भारत भूषण और डॉक्टर सतपति, आपको जवाब देना है। ये कह रहे हैं कि दुनिया के कई संगठन जो हैं इस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या पर काम कर रहे हैं। उसके साथ ही जो ऐसे कहें कि दुर्लभ और संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, उनको बचाने के लिए भी काम हो रहा है। जैसे इन्होंने पोलर बियर की बात करी है और पेंगुइन्स की बात की है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में भी बहुत सारा जो कूड़ा कचरा है उसमें न्यूक्लियर कूड़ा कचरा भी शामिल है और केमिकल तो है ही है, वो समुद्रों में डंप कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो उन सब जीव जंतुओं को प्रभावित कर रहा है। तो क्या हमारे पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई कहें कि रेगुलेटरी या कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म हमारे पास है क्या? मैं ये पहले तो बताऊंगा, ये दो चीज को हम अलग अलग देखना चाहिए। एक जलवायु परिवर्तन
और एक Pollution। पोल्यूशन। मतलब हम आप ये कह रहे हैं कि दोनों मुद्दे अलग अलग हैं, दोनों इनको मुद्दे जोड़ के नहीं अलग-अलग हैं। देखा जा सकता। वो जोड़ के दिखा जा सकता है, वो मैं बताऊंगा कैसे। जी। पहले तो क्लाइमेट चेंज का हिसाब से पोलर बियर जो भी पशु और प्लांट का एक्सटिंक्शन हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीजिंग ऑफ हॉट डेज और कोल्ड डेज, उसी में उनका जो लाइफ साइकिल वो डिसरप्ट हो जाता है। अब जैसे जब प्रजातियों की बात करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है। एक रिसर्च पेपर कहीं पे आया था कि ये इस क्लाइमेट चेंज के चलते हुए हिमाचल प्रदेश में खासकर जो किन्नौर का जो सेब है उसकी जो पैदावार है वो कम हो गई है, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, उसके मेजर रीजन यही है, एक चिलिंग पीरियड होता है। एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए एक ठंडे टेम्परेचर की जरूरत होती है। हाँ। कुछ समय के लिए उतना ठंडा टेम्परेचर उसको चाहिए ही चाहिए। हाँ। वरना उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। हाँ। अब आप सवाल तो ये पूछ सकते हैं कि सेब भाई मैदानी इलाकों में क्यों नहीं होता है? हाँ। क्योंकि सेब को फूल आने के लिए उससे पहले एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उनके ठंडे तापमान की जरूरत होती है, तभी वो उसमें फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग होने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जब उसमें फ्रूट सेट होगा। अब चलिए हम चलते हैं, हमारे पास जो पत्र आए थे, क्योंकि ये जो पिछले 7-8 जो कड़ियाँ प्रसारित थी उसमें हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक और जो मनुष्य जनित जो कारक हैं वो क्या हैं, और उसमें हमारे 6 या 7 एपिसोड हमने बात की थी, और उसमें हमें श्रोताओं के पत्र जो मिले जिनको आज हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं पिछले 7-8 कड़ियों के। ये सुमित कुमार हैं, विलेज हरितल पलवल से, हरियाणा से, और संजीव कुमार भी हरियाणा से हैं, सिद्धार्थ कुमार हैं, वैभव शाह हैं, राजकुमार हैं, सौरभ तिवारी हैं, मंगल तोसिया ये हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं, और कुंदन कुमार हैं, सुमित कुमार हैं, सत्यम पाल हैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से, और हुकम चंद कटियाल हैं, और विक्रम सिंह हैं। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो हमें ईमेल प्राप्त हुआ है, हमारे जिन श्रोताओं के 1 या 2 को छोड़कर पत्राचार के लिए जो पता हमारे पास होना चाहिए वो नहीं है। तो इनके जो पुरस्कार हैं हम इनको कैसे भेज पाएंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे श्रोताओं के नाम प्रोनाउंस करे हैं उन सब से मेरी एक गुजारिश है कि वो अपने जो पोस्टल एड्रेस है वो भी हमें भेज दें। ईमेल के जरिए आपको पुरस्कार नहीं भेजा जा सकता। और हमारा जो आने वाली जो कहें जो सेगमेंट है वो भी 6 या 7 कड़ियों का होगा, और उसमें हम जो बातचीत करने वाले हैं वो है कि जलवायु परिवर्तन के वो प्रभाव क्या हैं जो अब हमें दिखने लगे हैं। हर जगह ये बात हो रही है कि क्लाइमेट चेंज जो कहें कि वो बुरा है, बट कुछ उसके सकारात्मक प्रभाव भी हमें नज़र आते हैं। तो उन सब बातों को लेके हमारा जो अगला सेगमेंट है इस धारावाहिक का, बदलती फ़िज़ाएं, हिंदी में जिसका टाइटल है और अंग्रेजी में, दोनों में हम इसको प्रसारित करने वाले हैं। और हमारे सभी श्रोताओं से हमें अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम को सुनेंगे और अपने जो विचार हैं, अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं, आप हमारे को जो पता हम अक्सर आपको बताते हैं उस पर भेजेंगे। और आप अपने पत्र हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल का जो पता है वो है radio@vigyanprasar.gov.in। अगर आप मेल से भी भेज रहे हैं तो अपना पोस्टल एड्रेस या जो पूरा आपका पत्राचार के लिए जो पता है वो अवश्य लिखें, जो कि आज बहुत सारे श्रोताओं ने नहीं लिखा है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ईमेल से हमें जितना लोग भेजेंगे और उसका इंडिया भी डिजिटली भी साक्षर होगा, उसकी एक झलक मिलेगी। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रयत्न है डिजिटल इंडिया का, डिजिटल साक्षरता का। लेकिन आप देखिए ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास ईमेल से आए हैं या कुछ कागज पर लिखे हुए पत्र आए हैं, लेकिन कुछ पोस्ट कार्ड भी आए हैं। पोस्ट कार्ड अभी भी आ रहे हैं, आजकल दिखने को नहीं मिलता है। तो एक ये हमारे कार्यक्रम की कहें कि लोकप्रियता की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और पोस्ट कार्ड के साथ बड़े बड़े इन्वेलप में भी लोग काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा लिख के भेजते हैं। हमारी कुछ समय की सीमाएं होती है कि हम पूरा शामिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम सबको शामिल करेंगे उचित समय में, उचित कड़ियों में। याद रखें, ईमेल को आप जितना बढ़ावा देंगे, जितना भेजेंगे, उतना लोग जागरूक होंगे और हम भी उन्हें समझेंगे। डॉक्टर सचिदानंद सतपति जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी जी और डॉक्टर भारत भूषण जी, आप सब हमारे स्टूडियो में आए और सुनने वालों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तपती धरती तपता अंबर, उमड़ रहा है सात समंदर, तेज धूप
असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है। नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की श्रोताओं के पत्रों पर आधारित 19वीं कड़ी सुन रहे थे। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह, प्रस्तुति सहायक हैदर रिजवी। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक और समन्वयक विज्ञान धारावाहिक, डॉक्टर कुमार भारत भूषण, वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार, और डॉक्टर सच्चिदानंद सतपथी, भूतपूर्व निदेशक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। और संचालन कर रहे थे दिलीप झा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। आप अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय जरूर लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।